हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल कंट्रैक्शन, पेशी संकुचन के अभिलक्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पेशी उद्दीपन प्राप्ति पर संकुचित होती है या उद्दीपन प्राप्त होने पर पेशी एक सरल संकुचन दर्शाती है, और उद्दीपन की वह तीव्रता जो पेशी संकुचन के लिए पर्याप्त होती है न्यूनतम अवसीमा कहलाती है। उद्दीपन यांत्रिक, रासायनिक, तापीय या विद्युतीय किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल कंट्रैक्शन है उनको एक यंत्र के माध्यम यानी पेशी संकुचन को हम एक यंत्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, और जो यंत्र काम में लिया जाता है उसका नाम है काइमोग्राफ। क्या नाम है? काइमोग्राफ, जो आपके सामने है। काइमोग्राफ पेशी संकुचन के मापन के लिए काम में आने वाला यंत्र है। इस यंत्र में एक ड्रम होता है जो आगे के चित्र में दिखाया गया है, जिसे विद्युत मोटर या किसी दूसरे यांत्रिक ढंग से घुमाया जाता है। यानी एक ड्रम है जो विद्युत मोटर या किसी दूसरे यांत्रिक ढंग से घुमाया जाता है। इसकी गति नियंत्रित की जाती है। पेशी संकुचन की क्रिया को पेशी संकुचन की क्रिया को ड्रम पर कालिख लगे पेपर, स्मोक पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है, और यह पेपर ड्रम के चारों ओर लिखता रहता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर काइमोग्राफ दिखाया गया है। काइमोग्राफ यंत्र, ये रिवॉल्विंग ड्रम, ये स्मोक पेपर, यहाँ पर स्मोक पेपर है, और इसके माध्यम से आप जो संकुचन की क्रिया है उसको दर्शाया जाता है। गैस्ट्रोनेमियस मसल, नर्व मसल्स, कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर ये मैग्नेट, ये इंडक्शन कोयल है यहाँ पर, और ये बैटरी, और यहाँ पर ये टाइम दर्शाया जाता है, और ये स्टैंड है, ये रिकॉर्डिंग पॉइंट है। ये यहाँ पर संकुचन क्या है? संकुचन को दर्शाया जा रहा है। ये यहाँ पर बता दिया आपको गैस्ट्रोनेमियस मसल। तो ये पूरा काइमोग्राफ यंत्र। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रोनेमियस जो पेशी है, गैस्ट्रोनेमियस पेशी संकुचन की क्रिया को समझने हेतु प्रायोगिक तौर पर मेंढक की गैस्ट्रोनेमियस पेशी उपयोग में लाई जाती है, और इस पेशी में नितंब तंत्रिका अर्थात सियाटिक तंत्रिका एवं फीमर अस्थि के भाग के साथ शरीर से, यानी फीमर अस्थि के भाग के साथ शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसको? सियाटिक तंत्रिका को। और इस संपूर्ण समुच्चय को, फीमर प्लस सियाटिक नर्व, और इस संपूर्ण समुच्चय को काइमोग्राफ यंत्र पर लगातार तंत्रिका को उद्दीपन दिया जाता है, तथा इस उद्दीपन को ड्रम पर लगे पेपर पर पेशीय क्रिया के रूप में निरूपित किया जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे के जो डायग्राम था उस पर दिखाया भी था। देखिए, यहाँ पर एक गैस्ट्रोनेमियस पेशी है ये, और ये यहाँ से उद्दीपन दिए जा रहे हैं, और जैसे ही उद्दीपन दिए जाते हैं, ये यहाँ पर स्विच है, ये बैटरी है, और ये यहाँ पर मसल संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन की जो गतिविधि है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट, सामान्यतः एक पेशी द्वारा या पेशियों द्वारा निम्न गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें पहला है पेशीय संकुचन। क्या? पेशीय संकुचन पेशीय स्फुरण या झटका, सिंगल मसल ट्विच
या एकल पेशीय स्फुरण या झटका। पेशी में संलग्न तंत्रिका को एक उद्दीपन दिए जाने पर, कितने, एक उद्दीपन दिए जाने पर पेशी द्वारा दर्शाए जाने वाली अनुक्रिया को एकल स्फुरण या झटका कहा जाता है। एकल स्फुरण या झटका कहा जाता है। एकल पेशी स्फुरण में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 प्रावस्थाएं, जिन्हें कायमोग्राफ के ड्रम पर प्राप्त वक्र में देखा जा सकता है। यानी एक जो कर्व बनता है या वक्र जो बनता है उस पर देखा जा सकता है। ये 3 जो प्रावस्थाएं हैं वो पहली है अव्यक्त काल, दूसरा संकुचन प्रावस्था, तीसरा शिथिलन या शिथिलता प्रावस्था, यानी लेटेंट पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन फेज और रिलैक्सेशन फेज। उद्दीपन देने के पश्चात, जैसे उद्दीपन दिया जाता है तो पेशी द्वारा वास्तविक संकुचन दर्शाने की, यानी उद्दीपन देने से लेकर के संकुचन दर्शाने की क्रिया के समय अंतर को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये जो समय होता है वो सामान्यतः 0.01 सेकेंड होता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन फेज या संकुचन प्रावस्था। इस प्रावस्था में पेशी अधिकतम संकुचन दर्शाती है और ये सामान्यतः 0.04 सेकेंड होता है। तीसरी जो अवस्था है वो है शिथिलन प्रावस्था या शिथिलता प्रावस्था या रिलैक्सेशन फेज। ये अंतिम प्रावस्था है जिसमें पेशी अपनी वास्तविक लंबाई या प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है या विश्रांति अवस्था प्राप्त करती है। यानी आप इन तीनों अव्यक्त काल, संकुचन प्रावस्था और शिथिलता, तीनों को जोड़ने तो लगभग जो समय आता है वो आता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड ये एकल स्फुरण या झटके का टाइम होता है और इसको हम कायमोग्राफ पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा जो विशिष्ट लक्षण है, एकल स्फुरण को आरेख द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। चित्र के माध्यम से इसको आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। पहला यहाँ पर लेटेंट पीरियड ये वाला इन दोनों के बीच में, और ये यहाँ पर पेशी संकुचन, और ये यहाँ पर शिथिलन प्रावस्था, तीनों फेज दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर पेशी उद्दीपन दिया गया यहाँ पर, और यहाँ तक संकुचन प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे संकुचन प्राप्त हुआ, अधिकतम संकुचन यहाँ पर हो गया, उसके बाद में वापस मूल प्रावस्था में आ गई है। तो यहाँ पर प्रारंभिक जो समय है वो 0.01। तो टोटल अगर एकल स्फुरण या झटके का जो समय है उसको देखें तो 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट जो दूसरा विशिष्ट लक्षण है वो है संकलन या समेशन। एक उद्दीपन द्वारा उत्पन्न पेशी संकुचन प्रावस्था के दौरान ही अगर एक और उद्दीपन दिया जाए तो दूसरा संकुचन भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और पहले संकुचन के साथ मिल जाता है तथा पेशी अपेक्षाकृत अधिक संकुचित हो जाती है। और इस घटना का नाम क्या होता है, सम्मेशन या संकलन। देखिए यदि पेशी के अनुशीतलन प्रावस्था में प्रवेश करने से पूर्व ही पुनः उद्दीपन दिया जाए तो तुरंत ही दोबारा संकुचन की क्रिया दर्शाती है और इस प्रकार द्वितीय संकुचन प्रथम संकुचन में रुक जाता है। पेशी की यह क्रिया संकलन या समेशन कहलाती है। इस प्रकार दो लगातार उद्दीपन से पेशी क्या हो जाती है, अधिक संकुचित या छोटी हो जाती है। संकलन की संपूर्ण प्रक्रिया को नीचे देखिए, यहाँ पर ये पहला स्टिमुलेशन या उद्दीपन दिया गया है, संकुचित हुई और मूल अवस्था यानी यहाँ पर इसको आना था इस जगह पर, लेकिन मूल अवस्था में प्रावस्था में पहुंचने से पहले ही दूसरा उद्दीपन दिया गया तो क्या हुआ, संकुचन जो था यहाँ तक हो रहा था यहाँ तक बढ़ गया है और इस प्रक्रिया का नाम क्या है, संकलन या समेशन। तीसरा जो विशिष्ट अभिलक्षण है
पेशी संकुचन का वो है ट्रेपे या सोपान घटना, ट्रेपे या सोपान या स्टेयरकेस फिनोमेनन। स्टेयरकेस फिनोमेनन, देखिए यदि पेशी को लगातार एक के बाद एक उद्दीपन प्रति सेकंड की दर से, यानी प्रति सेकंड उद्दीपन आप बढ़ा दें, प्रति सेकंड उद्दीपन दे रहे हैं, तो इसमें संकुचनों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? और इन संकुचनों के बाद वाला संकुचन परिमाण में अपने से पूर्व में संकुचन से थोड़ा बड़ा होता है। क्या हो जाता है? संकुचन जो हो रहा है उसका जो ग्राफ बन रहा है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, या यूं कहें कि परिमाण बढ़ जाता है। इस प्रकार की क्रिया एक सोपान घटना या स्टेयरकेस के रूप में देखी जा सकती है। इस घटना के समय कुछ उद्दीपनों के पश्चात पेशी में सर्वाधिक संकुचन देखा जा सकता है। ट्रेपे नामक घटना पेशी में उत्तेजन हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण होती है, जिसे नीचे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, देखिए इनको आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये पहला उद्दीपन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इनके संकुचन का जो परिमाण है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से आपके पास में एक सोपान जैसी घटना बन रही है। नेक्स्ट जो है चौथी, टिटेनस या टिटेनस। पेशी को बार बार उद्दीपन देने पर, किसको? पेशी को अगर बार बार उद्दीपन देते हैं तो क्या होता है? दीर्घकालिक संकुचन है उसका टाइम बढ़ जाता है, दीर्घकालिक रूप तक संकुचित रहती है, जिसे टिटेनस कहते हैं। बार बार उद्दीपन देने पर दीर्घकालीन संकुचन में कई पेशी स्फुरण, यानी जो पहला अभिलक्षण था वो सम्मिलित हो जाते हैं। यानी लगातार उद्दीपन देने पर क्या हुआ? जो संकुचन का जो टाइम पीरियड था वो बढ़ गया है। अगर कई उद्दीपनों या कोई उद्दीपनों के बीच थोड़ा सा समय रखा जाए तो संकुचन पृथक प्राप्त किया जा सकता है, और इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण टिटेनस या इनकम्प्लीट टिटेनस के नाम से भी जानते हैं, जिसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये यहाँ पर कंप्लीट टिटेनस, इस एक पठार जैसी संरचना बन रही है, और इसमें क्या हुआ कि आपने उद्दीपनों के मध्य थोड़ा थोड़ा गैप रख दिया है, तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट टिटेनस यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट देखिए पांचवा जो है वो है पेशी श्रांति या थकान, मस्कुलर फैटिग्यू। पेशी श्रांति या थकान क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं। बार बार उद्दीपन प्राप्त होने पर पेशी संकुचन की जो क्षमता है उसमें क्या हो जाती है? कमी अनुभव की जाती है, यानी संकुचित होना बंद कर देती है। यह स्थिति थकान या श्रांति या फैटिग्यू। इस अवस्था के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन की कमी। किसकी? ऑक्सीजन की कमी। दूसरा लैक्टिक अम्ल का अधिक मात्रा में जमा होना। तीसरा एटीपी की कमी। चौथा एसिटाइलकोलिन का कम संश्लेषण होना। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पेशी श्रांति क्या है या मस्कुलर फैटिग्यू क्या है और ये किस कारण से होता है। तो यहाँ आपके पास 4 कारण हैं: ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा में जमा होना, एटीपी की कमी, एसिटाइलकोलिन का कम संश्लेषित होना, और यहाँ पर आपको लगातार संकुचन दिए गए हैं। डायग्राम के माध्यम से इस चीज को आप देख सकते हैं। और जैसे लगातार जब उद्दीपन दिए जा रहे हैं तो पेशी संकुचित होने की क्षमता पेशी में नहीं रहती है। नेक्स्ट, आलियानन। जब पेशी को जब उद्दीपन दिया जाता है तो पेशी क्या करती है? संकुचन दर्शाती है। और उद्दीपन की एक तीव्रता जो मैंने आपको बताई उससे कम तीव्रता है तो उद्दीपन पेशी को संकुचित नहीं कर पाता है, और वो अवसीमा होती है। और उस अवसीमा से ऊपर का अगर उद्दीपन पहुंचता है तो पेशी
अधिकतम संकुचन दर्शाती है। तो आप इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं कि या तो पेशी संकुचित अधिकतम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो पेशीय जो संकुचन है वो देखिए, पेशी तंतु की अनुक्रिया उद्दीपन के प्रकार तथा तीव्रता से पूरी तरह स्वतंत्र होती है, यानी इस पर निर्भर नहीं करती है। इसका अभिप्राय यह है कि एक पेशी तंतु में संकुचन की क्रिया अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, जो संकुचन है वो उद्दीपन प्राप्त होने पर एक सीमा से, जो मैंने आपको बताई, उस सीमा पर अगर उद्दीपन मिल रहा है तो जो पेशी है वो अपनी क्षमता के साथ, पूर्ण क्षमता के साथ संकुचित होती है, परंतु इसके लिए स्थितियां समान बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार पेशी तंतु का संकुचन उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेशी तंतु या तो अपनी पूर्ण क्षमता अर्थात अधिकतम संकुचन प्रदर्शित करता है या फिर संकुचन प्रदर्शित नहीं, यानी संकुचन या तो अधिकतम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसको आलियन के नियम के नाम से भी जानते हैं। जब सभी तंतु अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन की शक्ति को बढ़ाने में अनुक्रिया के परिमाण में कोई वृद्धि नहीं होती है, यानी आप उद्दीपन की शक्ति को बढ़ा दें तो जो संकुचन की जो अनुक्रिया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अगर एक पेशी को दोबारा उद्दीपित किया जाए, यानी दोबारा उद्दीपन दिया जाए, दूसरा उद्दीपन पहले वाले के शीघ्र बाद में दिया जाए, तो अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं होगी। इस समय जो समयांतराल है उसको अनुतेजन अवधि, रिफ्रैक्टर पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यह काल या पीरियड है जो कंकाल पेशी में मात्र 0.002 से 0.005 सेकंड तक का होता है। और बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आल या नन का नियम क्या है? आल और नन लॉ क्या है? बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहा है। कुछ विशिष्ट अभिलक्षण जो अलग से हैं, मृत्युज काठिन्य या रिगर मोर्टिस। मृत्युज काठिन्य या रिगर मोर्टिस मृत्यु के कुछ घंटों के बाद तक शरीर में पेशी संकुचित अवस्था में रहती है, यानी कुछ घंटों बाद तक शरीर में पेशी कैसी रहती है? संकुचित अवस्था में रहती है, जिसे मृत्युज काठिन्य के नाम से जानते हैं। पेशी संकुचित होकर कठोरता, रिजिड की स्थिति प्राप्त करती है। ये कठोरता एटीपी की अनुपस्थिति के कारण होती है। किस कारण से होती है? एटीपी की अनुपस्थिति के कारण। समलंबाक्षी संकुचन या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस अवस्था में पेशी में संकुचन तो होता है। क्या होता है? पेशी में संकुचन तो होता है, परंतु उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। संकुचन होता है लेकिन लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में यद्यपि तनाव तो उत्पन्न होता है, परंतु किसी प्रकार का कोई यांत्रिक कार्य संपन्न नहीं होता है। इसको हम कहते हैं समलंबाक्षी या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा है समप्राश्रयी संकुचन या आइसोटोनिक। ऊपर वाले में तो तनाव उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तनाव उत्पन्न हुए बिना पेशी संकुचित होती है। समप्राश्रयी संकुचन में पेशी की लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है, जबकि समलंबाक्षी या आइसोमेट्रिक में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा यांत्रिक कार्य उसमें संपन्न नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर यांत्रिक कार्य संपन्न होता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो व्याख्यान में आपने पेशी संकुचन के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनको दर्शाने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसके बारे में, और पेशी संकुचन को किस तंत्रिका को प्रयोग में या उपयोग में लेते हुए प्रदर्शित कर सकते हैं, साथ में पेशी संकुचन की विशिष्ट अभिलक्षण और 3 अलग से विशिष्ट लक्षण, मृत्युज काठिन्य, समलंबाक्षी संकुचन और समप्राश्रयी संकुचन। पहला आपके सामने आया था एकल स्फुरण, जिसके 3 भाग थे। एकल पेशी स्फुरण या झटका या मसल ट्विच, अव्यक्त काल संकुचन प्रावस्था, शिथिल प्रावस्था, उसके बाद में दूसरा संकलन, उसके बाद में ट्रेपेर या ट्रेपेक स्टेयरकेस फिनोमेनन,
टिटेनस, पेशिश्रांति और आल और ननकानी के बारे में आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।